मैं डॉक्टर अभय कुमार, हिंदी विभाग, बीआरएम कॉलेज, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर। आज की परिचर्चा में हमारे साथ 4 छात्राएं हैं: वर्षा रानी, किस्मत, कोमल और स्नेहा। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वह है प्रेमचंद की कहानियां। कौन सी कहानी है? शतरंज के खिलाड़ी। खिलाड़ी। हाँ। इस कहानी को प्रेमचंद जिस तरह से देखते हैं वह कहानी प्रेमचंद की अन्य कहानियों से भिन्न है। प्रेमचंद की कहानियों में हम देखें तो बाल जीवन को लेकर के कई कहानियां लिखी गई हैं, उसमें हामिद का चिमटा प्रमुख है। किसान जीवन को अगर हम देखें तो पूस की रात, या फिर सांस्कृतिक परिदृश्य को देखें तो सवा सेर गेहूं और सदगति। छुआछूत को लेकर के भी प्रेमचंद ने कहानियां लिखी हैं। उसमें क्या है, एक कहानी है दूध का दाम, और छुआछूत से दूसरी कहानी जुड़ी हुई है ठाकुर का कुआं। प्रेमचंद लगभग 300 कहानियों को लिखते हैं, और अपनी कहानियों को लिखते हुए प्रेमचंद ने जिस विषय वस्तु को उठाया है वह समाज की पृष्ठभूमि से जुड़कर है। अब सवाल उठता है कि प्रेमचंद की कहानियों पर अगर हम विमर्श करते हैं तो हम पाते हैं कि जिस क्षेत्र की घटनाओं को प्रेमचंद लेते हैं उसमें बहुत गहराई तक जाते हैं। और जहां तक सवाल शतरंज के खिलाड़ी का है, तो शतरंज के खिलाड़ी में जो 2 पात्र हैं वह है मीर और मिर्जा, और इसकी पृष्ठभूमि लखनऊ है। और यह कहानी अंग्रेजों के शासनकाल की है, जिस समय की लखनऊ के नवाब अपनी नवाबी ठाठ को लेकर विश्वविख्यात थे। कहानी की शुरुआत शतरंज खेलने से होती है और इसका अंत अंग्रेजों के आक्रमण और शतरंज के खेल के साथ सह और मात से होती है। अब ये एक सवाल उठता है कि किसी भी कहानी का जो ताना बाना है उसके मूल आधार क्या है, और जो मैं आप लोगों से विमर्श करने जा रहा हूं उसमें 3 प्रमुख बातें होंगी: पात्र, घटना और विचार। पात्रों के रूप में हम पाते हैं कि मनुष्य के रूप में तो मीर और मिर्जा और उनकी बेगम है, लेकिन एक तीसरा पात्र इसमें मौजूद है, वह है शतरंज। और शतरंज के खेल में जो उसके प्यादे और सह और जो जुड़ी हुई चीजें हैं वह भी पात्र के रूप में ही सामने आता है। दूसरा जो जो इसमें दूसरे जो पात्र हैं वह गौण है, लेकिन कहीं न कहीं प्रभावी रूप से नजर आते हैं। घटनाएं जो घटती है, एक तो शतरंज के खेल के साथ मीर और मिर्जा के घर में घटना घटती है, उनकी बेगमों के साथ जो जो झगड़े होते हैं वह दिखता है। दूसरा, जब लखनऊ पे अंग्रेजों का आक्रमण होता है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जो किले में घटती है शतरंज खेल के साथ। लेकिन अहम सवाल है कि शतरंज के खेल को लोगों ने किस तरह से देखा। अगर आप महाभारत देखें और भारतीय संस्कृति को देखें तो शतरंज को चतुरंग के नाम से जाते हैं। वह जो खेल था महाभारत में, जिस शतरंज की बाजी को शकुनी बिछाते हैं और फिर पांडव हारते हैं और द्रौपदी को भी हार जाते हैं। शतरंज के खेल में हार और जीत निश्चित है, और जब खेल में हार और जीत निश्चित हो तो उसके परिणाम भी निश्चित हो सकते हैं। इस संदर्भ में प्रेमचंद लखनऊ की पृष्ठभूमि में नवाबों को लेकर लिखने का कारण क्या रहा होगा, इसे हम विचारों के तहत विमर्श करेंगे। इसका मतलब है कि कहानी को हम 3 भागों में बांट कर देंगे: एक, कहानी के पात्र; दूसरा, कहानी में घटनाएं; और तीसरा, उसमें जो विचार आए। और जैसा कि आपको पता है
कि किसी भी कहानी को लिखने के पीछे जो कहानीकार के उद्देश्य होते हैं और वह उद्देश्य समाज और संस्कृति की अवधारणाओं से मिलकर बनते हैं और उसके राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव भी पड़ते हैं। अब एक कहानी की अगर हम छोटी सी घटना पर बात करें कि मीर और मिर्जा जिसके पास में कोई काम नहीं है, जो उसके मुलाजिम हैं, जो कर हैं उस पर वो जीते हैं, श्रम नहीं करना वह उसके विधान में है और श्रम नहीं करना ही उसके सम्मान में है। इसका मतलब है कि समय को काटने के लिए नवाब जो मीर और मिर्जा है वो शतरंज खेलते हैं। अब ये सवाल उठता है कि शतरंज खेल हो कहाँ रहा है। पहले मीर के दरवाजे पे होता है और मीर की बेगम से जब झगड़ा होता है तो फिर वो शतरंज की बाजी मिर्जा के यहाँ लगती है। मिर्जा की बेगम भी जब उसमें आपत्ति करती है तो वहां से वो दूसरी जगह खेलने जाते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होगा कि जब नवाब अपने समय को अय्यासियों में गुजार रहे तो उनकी बेगमों का क्या हो रहा और बेगमों पर अगर नवाबों के ध्यान नहीं थे तो जो उसके जीवन की जो हलचल थी उसको कौन माप रहा था। और प्रेमचंद यहां पर इशारा करते हैं कि जो ताक झांक मिर्जा की बेगम कर रही थी अब कहीं न कहीं शतरंज के खेल के बाद उसमें बाधा उत्पन्न होती है और जो मुख्य कारण है कि यहां लोग शतरंज न खेलें वह यही है कि उनकी आजादी में कहीं न कहीं बाधा पड़ रही है। इस बीच जो देश की स्थिति है, अंग्रेजों का जो क्रमशः शासन है वह बढ़ते जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद की स्थिति और कुछ होती है। धीरे धीरे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, अधिग्रहण नीति के तहत अंग्रेज जितने नवाब थे, जो क्षेत्र थे, सभी का वो अधिग्रहण कर रहे थे और उसी समय लखनऊ पर भी अंग्रेज आक्रमण करते थे। अब एक तरफ राजनीति की बिसात बिछी हुई है, अंग्रेज अधिग्रहण की नीति के तहत देश के सभी भागों को कब्जा कर रहे होते हैं। वहीं लखनऊ में दो नवाब, उसकी रणनीति, उसकी पूरी रणनीति शतरंज की खेल के माध्यम से व्यक्त हो रही है। शतरंज की बाजी में राजा और राजा के प्यादे, इसके बीच वही संघर्ष हो रहा है जो कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के बीच में हो रहा है। फर्क ये है कि वहां पर अंग्रेज और हिंदुस्तानी थे, यहां पर मीर और मिर्जा के अपने राजा और प्यादे हैं, उसके बीच एक दिमागी जंग चल रही। अब सवाल उठता है कि शतरंज पे जो सह और मात थी वह एक खेल के माध्यम से दिखता है, लेकिन हिंदुस्तान में जो शतरंज की खेल जो खेले जा रहे थे और उसमें क्रमशः अंग्रेज मात दिए जा रहे थे, उसकी परवाह नवाबों को नहीं थी। और एक घटनाक्रम में जब लोग वहां पर अस्थिर होते हैं, अशांत होते हैं, तो मीर और मिर्जा शतरंज की बाजी को खेलने किला में चले जाते हैं और उस किले में जो घटना घटती है वह अभूतपूर्व घटना है और प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य इन्हीं बिंदुओं की ओर केंद्रित करना है। शतरंज की बाजी बिछी, मीर और मिर्जा अपने सह और प्यादों को लेकर डट जाते हैं और एक जगह दोनों में बहस शुरू होती है। बहस शुरू होती है और शतरंज की बाजी अब शतरंज की बाजी ना होकर आन की बाजी बनती है, अहम की बाजी बनती है। दोनों की तलवारें खिंच जाती हैं और एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। जो लखनऊ की तरफ फौजें बढ़ रही थी, नवाबों को उसकी परवाह नहीं थी, बल्कि अपने अहम में दोनों मीर और मिर्जा जान दे देते, बजाय इसके कि लखनऊ की धरती को बचाने में। अब यहां पर प्रेमचंद एक सवाल पैदा करते हैं
और मैं इस सवाल को 1857 की क्रांति में ले जाना चाहता हूं। 1857 की क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम की प्रथम क्रांति है और यह वह क्रांति के बीज है जहां पर सांप्रदायिकता नहीं, हिंदू मुसलमान के झगड़े नहीं। जो नेतृत्व कर रहे थे मुगल अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते नजर आते हैं और उनके बैनर के नीचे, उनके झंडे के नीचे आजादी की जंग लड़ने वाले सभी संप्रदायों के लोग। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जो हिंदुस्तान का बादशाह बहादुर शाह जफर, उसको अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया और रंगून में ही उसकी मृत्यु होती है और वहीं कब्र बनती है। और उस समय जो बहादुर शाह जफर के जो शब्द हैं कि 2 गज जमीन न मिली जफर कुरे यार में, जो हिंदुस्तान की तख्त पर बैठा शहंशाह, उसके मरणगाह के लिए, कब्र के लिए 2 गज जमीन नसीब नहीं। 1857 की क्रांति में जो लोग लड़ रहे थे, जो वीर गति को प्राप्त कर रहे थे, उसमें यह स्वाभिमान था कि हमें अपने वतन की रक्षा करनी है। जो नवाब थे, जो सामंत थे, 1857 में वो गायब नजर आते हैं और उस समय के जो गवर्नर है वो लिखते हैं कि अगर 1857 की क्रांति में भारत के जमींदार अगर विद्रोहियों के साथ मिल गए होते तो अंग्रेजी हुकूमत तूफानों में एक तिनके की तरह उड़ जाती। और इसके विपरीत अंग्रेजों ने यह भी लिखा कि भारत में जो जमींदार थे वो ठीक उसी तरह से अंग्रेजों को सुरक्षित करने के लिए, जैसे कि समुद्र के किनारे बड़े पत्थर समुद्री लहरों को तोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से भारतीय जमींदार भी भारत में हो रहे क्रांतियों को तोड़ने का काम किया। अब ये सवाल उठता है कि आजादी के जो नगमे गाए जा रहे थे, आजादी के जो तराने गाए जा रहे थे, उसमें जो बलिदान हो रहे थे, लोग कर रहे थे, एक तरफ भारतीय जनता में आक्रोश व्याप्त था, दूसरी तरफ वही नवाब और जमींदार अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। भारतीय इतिहास में जो भारतीय जमींदार रहे हैं वह न केवल शोषकों के रूप में जाने गए, बल्कि आजादी के संग्राम को कहीं न कहीं धीमा करने का भी उसने काम किया। और बाद के दिनों में वही जमींदार जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, भारत बना, तो वही संसद में भी जाकर बैठे। और तत्कालीन परिस्थितियां जो बनी है कि आज समाज में अमीर गरीब, छुआछूत, जाति पाति, धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव, यह उन्हीं के द्वारा बोए गए बीज है जो राजनीति का एक नकारात्मक पक्ष नजर आता है। वह इन्हीं जमींदारों की देन भी कही जा सकती है। प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से जहां समाज की राजनीति और राजनीतिक परिदृश्य को दिखाने का प्रयास करते हैं, वहीं पारिवारिक जीवन में स्त्रियों के घुटन को भी दिखाते हैं। सवाल यह उठता है कि शतरंज के खिलाड़ी के मीर और मिर्जा, उनके परिवार और उनके क्षेत्र में आने वाली जनता, उसका जिम्मेदार, उसकी सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील होना और उसकी जिम्मेदारी को लेना, वह हमें नहीं दिखता है। क्या तत्कालीन या फिर वर्तमान समाज क्या इन्हीं मुसीबतों को झेल रहा है? शतरंज के खिलाड़ी कहानी के जो प्रमुख जो बिंदु है वह है कि सत्ता और सत्ता की राजनीति में जनता किस तरह से पिसती है, और जनता जब पिसती है तो उसकी आवाज को सुनने वाले कौन है, एक प्रश्न चिन्ह नजर आता है। अब हम प्रेमचंद की सामाजिक समस्याओं पर जब हम बात कर रहे हैं, तो प्रेमचंद के लेखन में जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समस्याएं हैं
वह प्रमुख रूप से दिखाई देता है, चाहे वह पूस की रात कहानी हो जिसमें हल्कू किसान है और किसान के जीवन में जो घटने वाली घटनाएं हैं, सबसे बड़ी जो दुर्घटनाएं हैं वह है सूद। सहना आता है, सूद के पैसे लेकर वह चला जाता है। हल्कू उससे कंबल खरीदना चाहता है, लेकिन वह कंबल नहीं खरीद पाता और उसके खेत को नीलगाय उजाड़ कर चली जाती है। किसी भी कहानी को देखने का या फिर उसको पढ़ने का नजरिया क्या हो, तो आप देखेंगे कि प्रेमचंद की कहानियां मनोरंजन नहीं करती बल्कि अलख निरंजन करती। अलख निरंजन जो कि दिखता नहीं है, आप महसूस करते हैं। सामाजिक ताने बानों में अगर आप जाएं तो भारतीय किसान की स्थिति को आप हल्कू के रूप में देख सकते हैं या फिर होरी के रूप में देख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो राष्ट्रभक्ति की बात होती है तो दो बैलों की कथा या हीरा और मोती में आप देखते हैं कि वह दो बैल नहीं है बल्कि वो देश के श्रमिक वर्ग हैं जो कहीं न कहीं गुलाम बनाए जाते हैं और फिर जो साड़ है वह अंग्रेज है, उससे वह लड़ता है और फिर वह जीतता है। वहीं वो गधे भी नजर आते हैं उस बुचर खाने में और गधा वही सामंतों का प्रतीक है। एक और कहानी सदगति पे मैं बात करना चाहूंगा कि सदगति में दुखी चमार है, वह अपनी बेटी के लिए कुछ पूजा पाठ कराना चाहता है। पुरोहित के पास आता है, पुरोहित कुछ काम देता है। दुखी चमार भूखा है और भूखे रहने के उपरांत वह ज्यादा देर टिक नहीं पाता और एक लकड़ी फाड़ते हुए वो मर जाता है। सवा सेर गेहूं में शंकर उधार लेता है एक पुरोहित के यहां से, इसलिए कि उसके यहां एक अतिथि आए हुए हैं और उसके घर में अनाज नहीं है। वह उधार लेता है। जब वह चुकाने जाता है तो वह पुरोहित कहता है कि तुम्हारा अतिथि मेरा अतिथि है, इसलिए इसमें उधार की कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ वर्षों के बाद उसी के द्वारा दिए गए जो अन्न थे अब वह उधार के रूप में होता है और उधार के जो ऋण है, ऋण के बाद सूद है और सूद के बाद की जो स्थिति है वह इतना हो जाता है कि शंकर दे नहीं पाता और फिर उसके यहां बंधुआ मजदूरी करने को वह मजबूर हो जाता है। ठाकुर का कुआं, जोखू और गंगी दो पात्र हैं, पति पत्नी हैं। गांव में 3 कुएं हैं और हर एक जातियों के अलग अलग कुएं हैं। ठाकुर का कुआं है, बनियों का कुआं है और अछूतों का कुआं है। जोखू और गंगी के कुएं में कोई पशु गिरकर मर जाता है और उसका पानी पीने लायक नहीं रहता है। अब कोई दूसरी जाति के लोग दूसरी जाति के कुएं से पानी नहीं भर सकते, यह एक निषेधात्मक है, छुआछूत की बात है। जो खूब बीमार है, बहुत प्यासा है और रात में गंगी ठाकुर के कुएं से पानी लेने जाती है, घड़ा डालती है, लेकिन किसी के आने की आहट से वह घड़ा छोड़कर वापस आती है तो देखती है कि जोखू उसी गंदे पानी को पी रहा है। दूध का दाम नामक कहानी जिसमें मंगल एक एक बच्चा है, लड़का है और सुरेश है। सुरेश गांव के जमींदार का बेटा है। जब सुरेश का जन्म हुआ तो उस समय सुरेश की मां को दूध नहीं उतर रहा था, तो मंगल की मां ने सुरेश को दूध पिलाया था और सुरेश बेचारा नहीं, ये मंगल जो है अपनी ही मां के दूध से मरहूम रहा। कुछ दिनों के बाद मंगल की मां मर जाती है और बाद में उसी मंगल के साथ में छुआछूत का बर्ताव होता है। अब ये जो इतनी जो कहानियां हैं, जो अनेक संदर्भों की कहानियां हैं, तो प्रेमचंद की कहानियों में आप देखेंगे कि जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ हैं वह बड़े ही व्यापक रूप से आते हैं। कहानियां छोटी हैं और छोटी कहानियों में जो प्रेमचंद सामाजिक ताना बाना बूनते हैं वह बहुत ही अहम है और पाठकों को अपनी ओर खींचने में सक्षम होता है। तो ये कुछ